वेलकम बैक गाइस। यूके ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट 2026 का जो मॉक क्विज है विद द डिफिकल्ट लेवल, जितना डिफिकल्ट बन सकता था क्वेश्चंस में, टॉपिक्स में से स्पेसिफिकली मैं पिक करके लाया हूँ क्वेश्चंस। 30 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। और इसमें मैं ऑलरेडी 4 वीडियोस जो है मैं अपलोड कर चुका हूँ। 115 क्वेश्चंस मैं उसमें डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप वो भी देख सकते हो। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो सेक्शन है उसके ही सारे क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 1 फ्रॉम ईच टॉपिक रहेगा, मतलब किसी टॉपिक से 2 भी हो सकते हैं, रेयरली ऐसा होगा, बट 30 क्वेश्चन में हम सारे टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं। 1 क्वेश्चन मैंने एक टॉपिक से पिक किया है डिफिकल्ट, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस जो है वो परफेक्ट तरीके से हो पाए। ओके, चलो विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम हम लोग शुरू करते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स आपको पता है 30, 1 मार्क का एक क्वेश्चन रहता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड फ्रॉम दीज टॉपिक्स, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आपको कितने क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, दैट इज 10 to 20, मतलब मोर देन 10 आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही, डेफिनेटली 20 तक भी जा सकता है, ठीक है। तो ऑल दी वेरी बेस्ट। आप लोग को क्या करना होगा, 30 सेकेंड्स का, मतलब एक काम करना, आप लोग 30 सेकेंड्स का एक टाइमर लगाना, देन ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। टॉपिक नंबर 2 से क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा इसको, सो आपको करेक्टली विजिबल होगा। मैचअप टाइप का क्वेश्चन है, आपको बताना है अकाउंटिंग कंसेप्ट और उसका पर्पस एप्लीकेबिलिटी का, राइट। तो गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, कॉस्ट, मटेरियलिटी, मतलब क्वेश्चन आप रीड करो, वीडियो पॉज करो एंड देन ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। मैं 3 2 1 गो बोलूंगा, फिर आंसर को डिस्कस करूंगा, तो इसलिए आप वीडियो पॉज कर लो। ओके, सो 3 2 1 गो, लेट्स डिस्कस द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है। डी क्यों है, आप एक बार एक्सप्लेनेशन रीड करो और ऑप्शंस को मैच करते हैं। चलो ऑप्शंस को मैच कर लेते हैं। गोइंग कंसर्न क्या बोलता है, सिंपल सा कंसेप्ट है भाई, बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा। तो दिस इज एन इनएप्रोप्रिएट एजम्पशन फॉर अ फर्म अंडर गोइंग बैंक्रप्सी, मतलब फर्म अगर एक बैंक्रप्सी में जा रही है, ऑलरेडी दिवालिया निकल चुका है, तो ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट उसके लिए इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा, मतलब बेकार है, राइट, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी की बात करें, अब देखो ए का 3 किस में है, इसी में, तो ए से ही सॉल्व हो जाता है बेसिकली क्वेश्चन, फिर भी हम लोग सारे क्वेश्चन ऑप्शंस को देख लेते हैं। कंसिस्टेंसी क्या बोलता है कि हम लोग सेम अकाउंटिंग मेथड्स को, प्रिंसिपल्स को, पॉलिसीज को हम लोग सेम मेथड्स को फॉलो करने की कोशिश करेंगे ईयर बाय ईयर, सो दैट हमारा जो कंपैरिजन है वो अच्छे से हो पाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। परफेक्ट, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी क्या बोलता है कि सेम अकाउंटिंग मेथड हम लोग फॉलो करेंगे। ओके, कॉस्ट कंसेप्ट, या फिर हम बोल सकते हैं इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, ठीक है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है कि हम लोग जो है एसेट्स को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, जिस वैल्यू पे हमने परचेज करा है, ठीक है। भले उसको 10 साल हो गए हो, 5 साल हो गए हो, 20 साल हो गए हो, बिल्डिंग अगर हमने परचेज करी थी 5 CR की, तो विल रिकॉर्ड इट एट दैट वैल्यू ओनली, ठीक है। भले अभी उसकी वैल्यू 50 हो या 500 हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। तो सी का फोर्थ ऑप्शन हो गया। मटेरियलिटी मतलब क्या है कि हम लोग जो है जेन्युइन इंफॉर्मेशन, जो मटेरियल इंफॉर्मेशन है, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसी को रिकॉर्ड करेंगे। अब 10 रुपए का पेन लाए, ठीक है, या एक एम्प्लॉय रिजाइन करके चला गया, हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं बुक्स में, ठीक है। चाय पानी के खर्चे को हम मिसलेनियस में डाल देते हैं, अब रिकॉर्ड करते हैं मतलब, बट इंडिविजुअली हम शो नहीं करते, राइट, ठीक है। So option D is the correct answer. Now moving forward to the next question with topic number 28, CSR से related है, important question है, देखो आंसर करने की कोशिश करो। CSR से related है, बोल रहा है कि कौन सा statements correct है। वीडियो पॉज करो, then try to answer this question. I am discussing the answer now. 3 2 1 go. So बोल रहा है with reference to CSR expenditure requirements identify the correct statements. correct statements आपको बताने हैं, तो मैं आपको बता दूं फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों करेक्ट हैं, इनको अच्छे से रीड कर लो, ठीक है। और इनको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, CSR से क्वेश्चन बन सकता है। सिंगल MCQ में सिर्फ एक ये स्टेटमेंट से भी तीनों का ऑप्शन दे सकता है वो, ठीक है, कि इनमें से कौन सा नहीं होगा, राइट, ठीक है। तो आप एक बार इसको पढ़ लेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट सेकंड थर्ड ओनली। सेक्शन 135 सब कंपनीज के लिए नहीं है, ध्यान रखना है, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, चलो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। फटाफट से डिस्कस करते हुए चलना है, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। टॉपिक नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन से एरर्स लीस्ट लाइकली टू बी डिस्क्लोज्ड होते हैं बाय ट्रायल बैलेंस, मतलब हमसे गलती हो गई लेकिन हमें पता ही नहीं चल पाएगा ट्रायल बैलेंस में, ये बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे कौन से एरर होंगे आपको बताना है क्वेश्चन में। आप सारे ऑप्शंस रीड करो केयरफुली,
देन वीडियो पॉज करो एंड देन ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. ठीक है, आई एम डिस्कसिंग द आंसर नाउ. 3 2 1 गो. फाइन. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर कि अगर ये एरर किया होगा अकाउंटेंट साहब ने तो हम लोग पकड़ नहीं पाएंगे, ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा. ठीक है, कौन सा? एरर ऑफ ओमिशन, मतलब हमने एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं करी भाई. ठीक हो गया. चलो, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. क्विकली आगे बढ़ेंगे. आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में स्कोर जरूर बताओगे. हाँ देखो, दिस ओनली मोटिवेट्स मी टू ब्रिंग द नेक्स्ट वीडियो. सिर्फ कमेंट करना है स्कोर. और अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, कुछ मैंने कोई एक्सप्लेनेशन मान लो में से बाय मिस्टेक रॉन्ग हो गया है, तो दैट ऑल्सो यू कैन कमेंट, आई विल क्लियर योर डाउट. और अगर कुछ गलती हुई होगी तो आई विल डू द करेक्शन अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से कि ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन जीएसटी काउंसिल. ठीक है, तो इसमें से कौन से मेंबर्स जो हैं वो जीएसटी काउंसिल के होते हैं, ये आपको बताना है. चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. वीडियो पॉज करो एंड देन ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. 3 2 1 गो. करेक्ट आंसर इज ACD ओनली. मतलब कौन कौन से मेंबर्स होंगे? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस होंगे, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट. ओके, प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे एंड फाइनेंस सेक्रेटरी भी नहीं होंगे. क्लियर? ठीक है. Identify the correct sequence of activities involved in the process of buyback. Buyback of shares से टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है. Buyback of shares. ठीक है, अगेन 30 सेकेंड्स पॉज करो, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है आपको बताना है. 3 2 1 गो. आई एम डिस्कसिंग द आंसर नाउ. सबसे पहले आप बोर्ड की मीटिंग को कन्वेन करोगे. ठीक, उससे अप्रूवल लोगे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का अप्रूवल मिल जाए. एक्स्ट्रा एजीएम का मीटिंग में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का अप्रूवल मिलेगा. Then you will declare your solvency. Then आप letter of offer to the shareholders दोगे और then आप बैंक अकाउंट ओपन करोगे. So according to this, option number 3 is the correct answer. That is DCEAB. Okay, ठीक है, ये आपका सीक्वेंस रहता है. आप इस एक्सप्लेनेशन को रीड कर लेना. टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू रीड इट फर्दर. स्क्रीनशॉट ले लो. ले लिया? मूविंग फर्दर. ये लो, 2 स्टेप्स और थे. डन. ठीक है. नाउ आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको बताना है रिगार्डिंग द कैपिटल रिजर्व टॉपिक. कैपिटल रिजर्व यानी कि शेयर फोरफीचर एंड रीइश्यू से कह सकते हो आप. ये क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. ऑप्शंस आपके सामने हैं. वीडियो पॉज करना है एंड देन ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. 3 2 1 गो. ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. फोर्थ स्टेटमेंट गलत है. क्यों गलत है बस वो बता रहा हूं. कैपिटल रिजर्व इज क्रेडिटेड एट द टाइम ऑफ फोरफीचर इटसेल्फ. नो, जब हम रीइश्यू करते हैं, रीइश्यू करने के बाद जब हम फोरफीचर का अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं तब हम एंट्री करते हैं शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. ठीक है, तो इस टाइम पर कैपिटल रिजर्व क्रेडिट होता है, ना कि फोरफीचर के टाइम पर. क्लियर? चल, क्वेश्चन 6 हो गया. मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 7. अगेन टॉपिक नंबर 25 से, ये सेम टॉपिक से क्वेश्चन है बट ये इंपॉर्टेंट है. पूछा जा गया है कई बार और पूछा जा भी सकता है. इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बोल रहा है अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करना है. न्यूमेरिकल क्वेश्चन है. टेक योर ओन टाइम. वीडियो पॉज करो एंड देन ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है. ठीक है, 3 2 1 गो. लेट्स डिस्कस द करेक्ट आंसर. तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका रहेगा 12,600 मैचिंग विद ऑप्शन नंबर डी. अभी आया नहीं आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं होती, समझ लो. देखो, हमने 2000 शेयर्स फोरफीट करे, रीइश्यू कर रहे हैं हम 1400, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं. ठीक है सर. पैसा रिसीव कितना किया सबसे पहले वो पता लगाओ. हमने रिसीव किया 15 रुपीज क्योंकि पेड अप हमें गिवन था क्वेश्चन में. यू कैन रीड इट फ्रॉम हेयर. आ गया डिंग डिंग. पेड अप खाने का ये लिखा है ₹15 पेड अप था. ठीक है, तो पेड अप था हमें 15, तो इसका मतलब उतना ही पैसा हमने रिसीव किया है. राइट, तो कितना पैसा हमने रिसीव कर लिया? 21,000. और इसी को क्यों हम कंसिडर कर रहे हैं? क्योंकि इतना ही पैसा हमने सीज करा, ब्लॉक करा शेयर होल्डर्स का जिसने पैसा नहीं दिया. कौन सा? फाइनल कॉल का. अब फाइनल कॉल कितने की थी सर? 5. ये नहीं दिया. ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है हमें बेसिकली. लेकिन नुकसान हो गया हमें रीइश्यू करते समय. तो जो नुकसान है, जो पैसा हमने सीज किया होता है ना, उसी में से माइनस करना होता है. सो सिंपल. ठीक है, तो नुकसान कितने का हुआ सर? 8,400 का.
कैसे कैलकुलेट हुआ? सिंपल, 1400 इंटू 6, क्योंकि 6 रुपीज का नुकसान हुआ। कैसे 6 रुपीज का नुकसान हुआ? क्योंकि हम जो री इशू कर रहे हैं, ठीक है, वो कितने में री इशू कर रहे हैं? 14 में। शेयर था कितने का? 20 का। हमने री इशू किया 14 में, 6 रुपए का हमें नुकसान हो गया पर शेयर। तो हमें पता लगाया नुकसान हुआ 8400 का, चुपचाप माइनस कर दोगे तो आपको तमीज से आंसर मिल जाएगा कि 12,600 रुपये हमारा ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि ये हमारा फोरफीचर की वजह से फायदा हुआ, मतलब री इशू की वजह से। फोरफीचर किया, फोरफीचर के बाद री इशू किया, उसकी वजह से हमें इतना फायदा देखने को मिला। ठीक है, चलो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टॉपिक नंबर 24 से, डिबेंचर से रिलेटेड क्वेश्चन है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड बेसिकली। तो 2 लाख रुपीस के डिबेंचर्स हैं, ध्यान देना। तो बेसिकली यहाँ पर आपको कंसिडर करना पड़ेगा एक डिबेंचर 100 का। सर कैसे, हमें कैसे पता चलेगा? कॉमन सेंस की बात भी लगानी पड़ती है बेटा कभी कभी। डिबेंचर्स 96 का है, हमने इशू करा और रिडीम कर रहे हैं 104 में, मतलब 100 रुपए का हमारा डिबेंचर था, हमने इशू करा 96 में और री इशू करा 104 में। तो 4 रुपए का तो यहां नुकसान हुआ 100 का होने के लिए, ठीक। और 4 रुपए का यहाँ फर्दर हमें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं वापस लेते समय डिबेंचर, राइट। पेमेंट कर रहे हैं हम उनको, वापस ले रहे हैं डिबेंचर को। तो टोटल नुकसान कितने का हो गया? 4 + 4 8। सबसे पहले नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाल लेंगे। सर कितने डिबेंचर्स, कितने रुपए के डिबेंचर्स थे? 2 लाख के। 100 रुपए का एक डिबेंचर था, तो अपॉन 100 करोगे तो यू विल गेट 2000 डिबेंचर्स, ठीक। 2000 डिबेंचर्स थे, 8 रुपए का एक डिबेंचर है, सॉरी 8 रुपए का एक डिबेंचर में नुकसान हुआ है, तो टोटल लॉस आपका 16,000 आ जाएगा। ओ सॉरी, ये तो मैं सॉल्यूशन बताने लग गया। आप वीडियो पॉज करो, देन ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो 3 2 1 गो, चल ठीक है। तो ये हो गया 2000 इंटू 8, 16,000 का नुकसान हो गया, ठीक है। फिर हम प्रीमियम कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रीमियम आपको यही दिख रहा है क्योंकि ज्यादा पैसे हम दे रहे हैं, 4 रुपीज का 100 का डिबेंचर था, 104 में दे रहे हैं हम, तो 4 रुपीज का प्रीमियम हो गया। तो 4 इंटू 2000 यू विल डू, तो प्रीमियम आ जाएगा 8000 का, ये भी ठीक है, ठीक। 96 रुपीज में आप इशू कर रहे हो कितने डिबेंचर्स? 2000। तो इफ यू विल डू इट्स मल्टीप्लीकेशन, तो 2 6 12, 2 9 18, 19, 1,92,000 आप रिसीव करोगे। सिंपल। डिबेंचर्स कितने के जा रहे हैं? 2 लाख से, डिबेंचर्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 2 लाख। तो ऑल 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक हो गया, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। देख लेना एक बार, वही चीज लिखी है जो मैंने ऊपर, ठीक। टॉपिक 3, विल नॉट चेंज द टोटल अमाउंट ऑफ एसेट्स, ऐसा पूछा है, ध्यान देना। विल नॉट चेंज द टोटल अमाउंट ऑफ एसेट्स, ओके। सिंपल क्वेश्चन है टॉपिक नंबर 3 से, क्योंकि टॉपिक 3 आई थिंक कोई बेसिक टॉपिक ही होगा, ओके। उससे क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। टोटल अमाउंट ऑफ एसेट्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश, परचेज ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट, विड्रॉल ऑफ कैश बाय प्रोप्राइटर। 30 सेकंड्स लो, 3 2 1 गो। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए, क्योंकि जब हम डेटर्स से पैसा रिसीव करेंगे तो डेटर्स उतने अमाउंट से कम हो जाएंगे और कैश हमारा उतने अमाउंट से बढ़ जाएगा, ठीक। एसेट्स टोटल रिमेन अनचेंज्ड। परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश, आप कैश देख करके इन्वेंट्री ला रहे हो, एक एसेट गई, उतने की दूसरी एसेट आ गई, तो कैश कम हो गया, इन्वेंट्री बढ़ गई, सिंपल। मशीनरी खरीदी उधार में, तो एसेट तो बढ़ गई और इधर लाइबिलिटी बढ़ गई, तो एसेट का टोटल बढ़ गया, नहीं, दिस इज रॉन्ग, ठीक। विड्रॉल ऑफ कैश बाय प्रोप्राइटर, सिंपल, एसेट कम हो गई और इधर कैपिटल भी कम हो गई, राइट। लेकिन अगेन यहाँ पर ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल अमाउंट ऑफ एसेट्स शुड रिमेन अनचेंज। तो फर्स्ट एंड सेकंड ओनली ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसको रीड कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। अगेन आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर, यू हैव टू आइडेंटिफाई, ठीक है। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, कौन सा जो मैच कर रखा है वो ठीक है, ऐसा पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो कंजर्वेटिज्म, एंटिसिपेटेड लॉसेस, कंसिस्टेंसी, सेम अकाउंटिंग मेथड्स, मटेरियलिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब जेन्युइन इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करना है, गोइंग कंसर्न, सेपरेट लीगल एंटिटी, ऐसा बोल रहा है। तो 3 2 1 गो। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट होगी, ये थोड़ा सा सिंपल ही क्वेश्चन था, बट फिर भी कई लोगों ने पक्का मिस्टेक करी होगी इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों करेक्ट हैं। कंजर्वेटिज्म में ध्यान रखना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। लॉसेस को हम लोग जरूर से जरूर रिकॉर्ड करते हैं, भले ही श्योरिटी ना हो,
ठीक है, इसका एक परफेक्ट एग्जांपल आप देख सकते हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज, ठीक है, अभी पता ही नहीं है लेकिन फिर भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, नुकसान बता रहे हैं शेयर होल्डर्स को कि भी नुकसान हो रहा है, हो सकता है, ठीक है, कंटिजेंसी है। कंसिस्टेंसी, सेम अकाउंटिंग मेथड, मटीरियलिटी, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को ही हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। गोइंग कंसर्न बोलता है कंटिन्यूअस बिजनेस को, बिजनेस जो है कंटिन्यूअस चलेगा, ठीक है। चलो मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 11, इंपॉर्टेंट है, जीएसटी से रिलेटेड है। गुड्स की डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 52 में कवर्ड है, ध्यान रखेंगे गुड्स में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग are included in the definition of goods under सेक्शन 252 ऑफ द CGST एक्ट 2017। देखो बेसिक क्वेश्चन तो आप लोग को पता है, जीएसटी 1 जुलाई 2017 में इंप्लीमेंट हुआ, ये वो सब चीजें ऐसा वैसा 2017 में आया था। जीएसटी 2 टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का होता है, CGST, SGST, UTGST, ठीक है। सेक्शन 252 में डेफिनेशन गुड की है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आता है बताना है आपको। 3 2 1 गो। तो विच ऑप्शंस, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है हमारा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एक्शनेबल क्लेम्स इंक्लूडेड होंगे, आपका ग्रोइंग क्रॉप्स इंक्लूडेड होंगी और ग्रास भी इंक्लूडेड होगी, ठीक है। मनी और सिक्योरिटी गुड्स की डेफिनेशन में एज पर द CGST एक्ट नहीं आते हैं, ठीक है बेटा। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ मेरे मुंह से बार बार बेटा बेटा निकल जाता है, सो डोंट माइंड, छोटे ही हो गए आप लोग मुझसे काफ़ी, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो बड़े हैं मुझसे सीनियर्स हैं, डोंट माइंड ना, ठीक। चलो टॉपिक नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ इस टॉपिक से दिया गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टॉपिक का नाम है आई थिंक, है ना। अकाउंटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज करेक्टली मैच्ड, ऐसा पूछा गया है। AS 7, 15, 17, 18, चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो 3 2 1 गो, देखते हैं। करेक्ट है आपका सिर्फ AS 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करता है, AS 15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स, 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, 20 EPS, 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, ठीक है। चलो इसमें ये जो क्वेश्चन है ना, बोल रहा है कि कौन सा जो है हम इसको ट्रीट करेंगे, कौन से एक्सपेंडिचर्स को हम लोग ट्रीट करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो हमारे बिजनेस स्टार्ट करने से पहले इनकर हुए, ओके। तो आपको बताना है इनमें से कौन से एक्सपेंडिचर्स को यू विल ट्रीट इट एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक प्रॉपर टाइम, 3 2 1 गो। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हम इसको एडवर्टीजमेंट वाले को नहीं इंक्लूड करेंगे। प्लांट इंस्टॉलेशन, देखो आप ऐसे भी आइडिया लगा सकते हो कि प्लांट लग रहा है, फैक्ट्री लग रही है पूरी, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ट्रायल रन एक्सपेंसेस भी वन टाइम ही होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। फ्राइट ऑन मशीनरी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। न्यू मशीनरी की बात करें बेसिकली यहाँ पर, न्यू मशीनरी, ओके। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो एक तो नॉर्मल एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर के 2 टाइप्स मेन आपको पता ही है, कैपिटल, रेवेन्यू, बट बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। 14th क्वेश्चन आपका 4 ऑप्शन है, आप बताओ इसमें से कौन सा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल है, या फिर कौन सा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। 3 2 1 go. Let's see the correct answer. Option number C, heavy advertisement expenditure incurred for launching a new product, ठीक है, जिसके बेनिफिट्स आपको, कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जिसके बेनिफिट आपको मोर देन 1 ईयर आपको देखने को मिले, तो दैट विल बी टर्म्ड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। क्लियर, आप एक्सप्लेनेशन एक बार रीड कर लेना, टेक द स्क्रीनशॉट, ओके। 3 2 1 बढ़े आगे। Which of the following will not increase the annual depreciation charge under SLM, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज को इंक्रीज नहीं करेगा, मतलब हर साल डेप्रिसिएशन का जो चार्ज है वो इंक्रीज होता रहेगा, ऐसा कौन सा है जो नहीं करेगा, ओके। 3 2 1 गो। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंक्रीज इन रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है। हायर कॉस्ट, शॉर्टर यूजफुल लाइफ एंड कैपिटल इंप्रूवमेंट्स, मान लो कॉस्ट एसेट की ज़्यादा है, ठीक है, तो इससे डेप्रिसिएशन बढ़ेगा, नो डाउट,
यूजफुल लाइफ कम हो गई, मतलब 1 लाख की एसेट थी, हमें लग रहा था वो 10 साल तक चलेगी, तो हमने बोला कि भाई डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 10,000 हर साल, ठीक है। बट हमें पता लगा यूज करते समय यार ये तो 5 ही साल चलेगी, तो डेप्रिसिएशन हमें कितना लगाना पड़ेगा, 20,000। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि यूजफुल लाइफ को हमने रिड्यूस करा तो डेप्रिसिएशन बढ़ गया, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द एसेट, मतलब हमने एसेट की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया बाय इनकरिंग ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। और एसेट की वैल्यू कैसे इंक्रीज हो गई डायरेक्टली कैपिटल एक्सपेंडिचर से, बिकॉज हमने उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज किया हो सकता है, ठीक है, हमने उसके लाइफ को इंक्रीज किया हो सकता है, ओके। तो इससे क्या होगा आपका, इन तीनों एक्सपेंसेस से या तीनों पॉइंट से आप कह सकते हो आपका क्या होगा, डेप्रिसिएशन का रेट जो है वो बढ़ जाएगा, ओके। रेजिडुअल वैल्यू इंक्रीज होने से आपका डेप्रिसिएशन का रेट नहीं बनेगा। रेजिडुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू आप बोल सकते हो सिंपली, या वो वैल्यू जो यूजफुल लाइफ के बाद आपको देखने को मिलती है एसेट, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 टॉपिक नंबर 9 से है, इंपॉर्टेंट है, जर्नल एंट्री का क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर करना। बताओ कौन सी करेक्ट जर्नल एंट्री है। गुड्स 1 लाख के थे, आग लग गई, डिस्ट्रॉय हो गए, इंश्योरेंस कंपनी ने 70% क्लेम एडमिट करा लॉस का कि हम भाई 70% ही देंगे। तो अनइंश्योर्ड पोर्शन को हम कहाँ बेचते हैं ये आपको पता है, P&L में, तो आपको बताना है कौन सी एंट्री करेक्ट है, सिंपल, ठीक है। वीडियो पॉज करो, आंसर करो क्वेश्चन को, 3 2 1 गो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले हमने इंश्योरेंस कंपनी को बोला भाई पूरा पैसा दो, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या बोला, हम 70% ही देंगे, ठीक, तो 30% का हमें नुकसान हो गया, ठीक। तो परचेज अकाउंट में हमने भेज दिया क्योंकि हमारे गुड्स जो है वो डिस्ट्रॉय हुए थे, हमें परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना, क्लियर है बेटा, ओके। ऑप्शन ए विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है भाई, मेन पर्पस पूछ रहा है मेंटेनिंग अ लेजर, लेजर से रिलेटेड टॉपिक सिंपल है बट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से आंसर करना। मेन पर्पस ऑफ मेंटेनिंग अ लेजर आपसे पूछ रहा है, वीडियो पॉज करो एंड देन ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन, 3 2 1 गो। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। होप सो आपका आंसर करेक्ट आया होगा। हम लोग लेजर में क्लासिफाई करते हैं ट्रांजैक्शंस को अंडर अप्रोप्रिएट हेड्स, ठीक है, कोई एक्सप्लेनेशन ज़्यादा इसमें रिक्वायर्ड होना नहीं चाहिए मुझे लगता है। नेक्स्ट बोल रहा है अ बिजनेस रिटर्न गुड्स वर्थ रुपीज इतना टू इट्स सप्लायर एंड रिसीव्ड अ क्रेडिट नोट, ठीक है, हमने रिटर्न करा, क्रेडिट नोट रिसीव हुआ। अब यहाँ से दो टॉपिक आपको क्लियर हो जाएंगे, हाँ, ठीक है। तो ये कौन सी ट्रांजेक्शन, मतलब ये ट्रांजेक्शन जो है वो किस में रिकॉर्ड होगी, ठीक है, बताओ, 3 2 1 गो। करेक्ट ऑप्शन इज बी, परचेज रिटर्न बुक। अब यहाँ पे से आपको ये ध्यान रखना है, परचेज रिटर्न बुक से रिलेटेड होता है क्रेडिट नोट, ओके, ठीक है। चलो हमने गुड्स रिटर्न करा, ये तो सबको पता लग गया होगा भाई, परचेज करा होगा तभी हमने परचेज रिटर्न करा, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉपिक 12 एंड 13 से रिलेटेड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, द फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है इनडायरेक्टली क्वेश्चन, ठीक है, तो बताएंगे। 10 सॉरी, आंसर, वीडियो पॉज करो 30 सेकेंड्स लो एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, 3 2 1 गो। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज टू टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स, ठीक है, ये गलत है स्टेटमेंट, बाकी सारे स्टेटमेंट्स ठीक हैं। ट्रायल बैलेंस provides basis for preparation of final accounts, errors of principles do not affect the agreement of the trial balance, compensatory errors are also known as equalizing errors, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, तो बोल रहा है कि बिजनेस परचेज गुड्स वर्थ रुपीज इतना फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, राम विल बी क्लासिफाइड एज, क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है मतलब बेसिकली ये, बट फिर भी कुछ बच्चे रॉन्ग कर सकते हैं, कुछ एस्पेरेंट्स है ना, लेट्स सी, 3 2 1 गो। होप सो ये करेक्ट होगा आपका आंसर, क्रेडिटर, क्योंकि राम से हमने गुड्स परचेज करे उधार में, तो राम हमारा क्या बन गया, क्रेडिटर, क्रेडिट में खरीदे तो क्रेडिटर, ठीक है। टॉपिक नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 21, थोड़ा सा ध्यान से आंसर करना,
मैचअप बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बताना है 3 2 1 गो। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सेल्स बुक है तो क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करते हैं हम इसमें, परचेज रिटर्न बुक है तो रिटर्न टू सप्लायर्स, सेल्स रिटर्न बुक है तो रिटर्न बाय कस्टमर्स, जर्नल प्रॉपर। ओपनिंग एंट्री क्या होती है ना, देखो जब हम कोई अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस हम किसी का परचेज करते हैं तो ओपनिंग एंट्री करते हैं, आप कह सकते हो। ठीक, और अपना ही हम लोग बिजनेस जो है नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर कर रहे हैं या कुछ एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं तो भी हम ओपनिंग एंट्री करते हैं। मतलब सारी की सारी एसेट्स को और सारी की सारी लाइबिलिटीज को जब हम ट्रांसफर करते हैं तो हम कह सकते हैं ओपनिंग एंट्री कर रहे हैं। सिंपल, आप कंसेप्ट इस तरीके से समझे। ठीक है, और अगर कहीं पर एसेट्स ज्यादा है लाइबिलिटीज कम है, क्या बोला, एसेट्स ज्यादा है लाइबिलिटीज कम है, द अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व और कैपिटल। सिंपल। ठीक, लाइबिलिटीज ज्यादा है, मान लो आपने किसी का बिजनेस एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेज करा, ठीक है, और उसकी एसेट्स हैं सिर्फ 5 लाख की, लेकिन उसके लोन वगैरह है 10 लाख के, तो आप क्यों खरीदना चाह रहे हो उस बिजनेस को? क्योंकि उसकी गुडविल हो सकती है, राइट, उस बिजनेस की गुडविल होगी, मार्केट वैल्यू होगी, तभी आप खरीदना चाह रहे हो। तो उस केस में आप गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देते। ठीक है, जो भी आप एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हो, एक्सेस ऑफ liabilities over assets, simple you can say। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, टॉपिक नंबर 14 से क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं, ये रहा आपके सामने। कैश बुक मतलब ये बीआरएस से रिलेटेड है ना, हाँ बीआरएस से रिलेटेड है। टॉपिक नंबर 14 से आपको बताना है कैश बुक का बैलेंस है इतना, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड अमाउंटेड टू रुपीज इतना, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड अमाउंट टू रुपीज इतना। तो पासबुक का बैलेंस कितना होगा, दैट यू हैव टू टेल। सिंपल। ठीक है, 3 2 1 गो। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 21,000। कैसे सर, देखो सिंपल, 20,000 हमारा बैलेंस है कैश बुक में। ठीक है, चेक हमने इश्यू तो कर दिया, मतलब अमाउंट कट कर दिया, अपने कैश बुक में से तो माइनस कर दिया, बट अभी तक बैंक में आए नहीं, तो हमें इसको क्या कर लेना होगा, प्लस। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में पैसा नहीं कटा है। ठीक है, हमने तो कट कर दिया होगा अपने कैश बुक में से, लेकिन पैसा नहीं कटा है तो हमने 4,000 ऐड कर दिया। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, हमने चेक डिपॉजिट कर दिया, मतलब जैसे हमने किसी पार्टी से चेक रिसीव किया, हमने अपनी कैश बुक में चढ़ा दिया, इतना पैसा आ गया, लेकिन क्या पैसा आया, नहीं आया भाई, तो 3,000 रुपये माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 21,000 आपका आंसर आ गया। सिंपल, तो आप ये एक बार देख लेना, देखना चाहो तो। ओके, ऐसे समझा दिया मैंने। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 23, टॉपिक नंबर 16 से क्वेश्चन है, Which one of the following is treated as a charge against profit rather than appropriation? मतलब अब यहाँ पे दो टॉपिक्स आपको, दो कंसेप्ट आपको समझने होंगे, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन और चार्ज। एप्रोप्रिएशन जो है ना, वो कब देना होता है, पहले क्वेश्चन सॉल्व करो फिर बताऊंगा। 3 2 1 गो। अब डिस्कस करते हैं। देखो, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है कि जब आपको प्रॉफिट होगा तभी देना, अनटिल और अनलेस इंस्ट्रक्टेड इन द क्वेश्चन। ठीक है, चार्ज कंपल्जन है, पे करना ही करना है वो खर्च। सर फॉर एग्जांपल, चार्ज में आप ले सकते हो इंप्लॉय की सैलरी, इंप्लॉय की सैलरी है, ध्यान देना, इंप्लॉय की सैलरी। एप्रोप्रिएशन में पार्टनर की सैलरी, वो तब दोगे जब प्रॉफिट हो। ठीक है, अनटिल और अनलेस इंस्ट्रक्टेड इन द क्वेश्चन, ये भी है पॉइंट। लेकिन हम क्या मानते हैं सर, पार्टनर की सैलरी तभी देंगे जब प्रॉफिट होगा, यस। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी देंगे जब प्रॉफिट होगा, यस। पार्टनर को कमीशन तभी देंगे जब प्रॉफिट होगा, यस। ट्रांसफर टू रिजर्व तभी करेंगे जब प्रॉफिट होगा, यस। ठीक है, आईओडी ले लेंगे जब प्रॉफिट ना हो तब भी, बिल्कुल, इनकमिंग इज फ्री, ले लेंगे। ठीक है, सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, हमें देना ही देना है, रेंट हो गया, हमें देना ही देना है, कमीशन टू एम्प्लॉय हो गया, देना ही देना है। ठीक है, तो दीज थिंग्स आर कंसिडर्ड एज अ चार्ज। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये चार्ज होता है, कंपलसरी हमें लगाना ही लगाना है, चाहे हमारा प्रॉफिट हो या लॉस हो। एक बार एक्सप्लेनेशन रीड कर लेना। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 24, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, बोल रहे हैं एक बिल है एक्सेप्टेड फॉर 2 months, डेटेड 15 जनवरी, नो पब्लिक हॉलीडे,
तो मैच्योरिटी डेट क्या होगी? क्वेश्चन सिंपल है बट मिस्टेक हो सकती है, ट्राई करो आंसर करने का। 3 2 1 गो। ऑप्शन सी 18। क्यों सर? 15 जनवरी, 15 फरवरी, 1 मंथ, सेकेंड मंथ, 15 मार्च, 3 डेज ग्रेस के भी ऐड होंगे तो 18 मार्च। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर? मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, टॉपिक नंबर 18 से P&L अकाउंट के बारे में पूछ रहा है। मतलब ये होगा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। सैलरी पेड 80,000 है, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग और एंड में आपको दे रखा है 5,000 और 8,000। आपको बताना है सैलरी टू बी चार्ज टू P&L अकाउंट, मतलब इस साल के P&L में हम कितनी सैलरी रिकॉर्ड करेंगे। सिंपल, सॉरी, क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो सॉल्व करो स्क्रीनशॉट, सॉरी हाँ, वीडियो पॉज करके। 3 2 1 गो। लेट्स सी द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 83,000। सर ऐसे क्यों? देखो 80,000 है, हमने पे करी इस साल। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कितनी थी? मतलब बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग थी, मतलब देना बाकी था, तो पिछले साल की होगी भाई। अब पिछले साल की है तो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इस साल का तो वो खर्चा है नहीं, तो बचा कितना? 75। ठीक, लेकिन अभी भी 8,000 देनी बाकी रह गई ईयर एंड में भाई। ठीक है, तो मतलब इस साल अभी 8,000 देनी बाकी है, इस साल का 8,000 सैलरी बाकी है, 8,000 खर्चा बाकी है, तो ये ऐड होगा 83। सिंपल। ठीक होगी बात? चलो देख लो। ठीक है ना, ठीक तो क्या? ठीक है, सॉरी। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 26, टॉपिक नंबर 19 से। ये है आपका एनपीओ से क्वेश्चन है ना, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन है। आपका क्लब से रिलेटेड है, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। क्लब रिसीव सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹120, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग इतना है, क्लोजिंग इतना है, एडवांस में इतना है, ओपनिंग और क्लोजिंग इतना दे रखा है। यू हैव टू टेल द सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि हमारी इनकम होती है। ठीक है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज सिमिलर टू P&L अकाउंट, ये तो आपको पता ही होगा। और इसमें एक R&P यानी कि रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट बनता है, वो कैश बुक के सिमिलर होता है, ये आपको पता ही होगा, बेसिक सी चीज़ें हैं। इसको ट्राई करो सॉल्व करना। ठीक है, वीडियो पॉज करके देन 3 2 1 गो। लेट्स सी द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज 1,22,000। आपका 1,20,000 में आप क्या करेंगे, जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल का है वो आपकी इस साल की इनकम है, आप उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, और जो आपने पिछले साल रिसीव किया था एडवांस में, वो इस साल का आपका सब्सक्रिप्शन होगा, वो भी ऐड होगा। इन दोनों को आप डिडक्ट कर दोगे, तो 120 + 20 140 - 18 122, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज रिलेटेड टू पार्टनरशिप, या पार्टनरशिप में भी किससे? एडमिशन से रिलेटेड है। ठीक है, टॉपिक नंबर 20। वीडियो पॉज करो, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी होगा, ध्यान से करना। ठीक है, बोल रहा है 3 पार्टनर्स हैं, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, और तीनों का न्यू रेशियो जो है वो ये हो गया। बैलेंस शीट तीनों की दे रखी है, NV और M की। ओके, बिफोर समीर्स एडमिशन शोड मशीनरी एट 6 लाख, तो मशीनरी ओवर वैल्यूड थी 20% से। ठीक है, तो जब समीर को एडमिट करा तो ओवर वैल्यूड थी मशीनरी 20% से, तो अब इसको ठीक करना पड़ेगा। तो यानी कि जो मशीनरी की वैल्यू है वो 20% ज़्यादा रिकॉर्ड कर रखी है हमने, 100% होनी चाहिए थी, हमने 120 रिकॉर्ड कर रखी है। 120 कितना? 6 लाख का। 6 लाख जो है वो 120% है, तो हमने पहले 100% निकालना होगा, 100/120 करके। ठीक है, 120 क्यों किया समझ गए ना, क्योंकि 20% ज़्यादा रिकॉर्ड कर रखी थी। ऊपर 100 क्यों किया, क्योंकि मुझे 100% वैल्यू चाहिए। तो आई विल गेट कितना भाई, सॉरी 5 लाख। तो सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा? 5 लाख। 0 से 0 कट, 12 5 जा 60, 5 लाख। सिंपल। ठीक, तो मतलब एक्चुअल वैल्यू मशीनरी की 5 लाख होनी चाहिए। ठीक, तो बोल रहा है वैल्यू ऑफ मशीनरी शोन इन न्यू बैलेंस शीट आफ्टर समीर्स एडमिशन विल बी 5 लाख। अब ऐसा भी पूछ सकता था कि कितने का नुकसान होगा रिवैल्यूएशन में, मशीनरी को किधर रिकॉर्ड करेंगे हम, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? तो आपको बोलना है डेबिट साइड। सर कितना अमाउंट? 1 लाख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पक्का से आ सकता है,
रिटायरमेंट के बाद पूछ रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, वी और एम का। वीडियो पॉज करो, ट्राई टू आंसर योरसेल्फ। 3 2 1 गो। आई एम डिस्कसिंग द करेक्ट आंसर नाउ। वी एम ए तीनों का रेशियो हमें दे रखा है 5 4 1, ठीक, और ए रिटायर हो गया, ठीक है। वी और एम ने एक्वायर करा है ए के शेयर को 2:3 में। अब ए का शेयर था कितना, 1/10, तो वी ने कितना लिया होगा, 1/10 इंटू 2:3 में लिया है तो 2/5, ठीक है। एम ने 2:3 में लिया वी और एम ने ना, तो एम ने कितना लिया होगा, 3/5। तो किसने कितना लिया सबसे पहले ये पता लगा लिया, शेयर एक्वायर्ड बाय वी, शेयर एक्वायर्ड बाय एम, तो कितना आ गया सर, 2/50 3/50, सिंपल। नाउ वी का ओल्ड शेयर कितना है, 5/10 प्लस 2/50 कर दो। एम का ओल्ड शेयर कितना है, 4/10 प्लस 3/50 कर देंगे। व्हाट यू विल गेट, क्या मिल जाएगा आपको, को सॉल्व करके 50, 10 5 50, 5 5 25 प्लस 2, 27/50, और यहाँ पर भी 50, तो इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 23। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो गया डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओह, 29th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, मतलब सॉरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, फिर 30th क्वेश्चन हो जाएगा, दैट्स इट। फिर आप अपना स्कोर जरूर कमेंट करोगे, हाँ, कमेंट सेक्शन में कितना स्कोर रहा, तो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ जल्दी से, थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलेगा, दैट्स इट, ठीक है, और कुछ नहीं, बाकी क्या है ना। ठीक, ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। बी की डेथ हो गई 30 सितंबर 2024 को, बुक्स क्लोज होती हैं 31 मार्च को हर साल, हमें पता है भाई। बी की डेथ के समय बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट था, बोल रहा है कि जो प्रॉफिट है बी की डेथ के समय, सॉरी, वो कैलकुलेट करना ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, ठीक है। पिछले साल की सेल्स बता रखी है उसने हमें 24 लाख, ठीक है। इस साल की सेल 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक वो जिंदा रहा, तब तक की सेल थी आपका 15 लाख, ठीक है भाई, ओके। और पिछले साल का प्रॉफिट हमें दे रखा है 240, तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। सर कैसे, 240 अपॉन 24 लाख इंटू 100, 240 प्रॉफिट हुआ किस पर, 24 लाख सेल्स पर, ठीक। तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया, 10%। मतलब सर 15 लाख में भी हमें 10% प्रॉफिट होगा, बट ये पूरी फर्म का हुआ, हमें निकालना किसका है, सिर्फ और सिर्फ बी का, और बी का शेयर कितना है, 3/10, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, तो कितना आ गया, 45,000, ठीक है। ये 45,000 किसका आया, बी का, आंसर 45, सिंपल, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। होप सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, डिसोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोल रहा है एक फर्म है वो डिसॉल्व हो गई, उस डेट में डेटर्स थे 60,000 के, ओके भाई, ये प्रोविजन था 3,000 का, ओके भाई। डेटर्स प्रूव्ड बैड एंड फुल, मतलब खत्म ही हो गए डेटर्स, तो सॉरी, डेटर्स ऑफ 8,000 प्रूव्ड बैड एंड फुल अमाउंट ऑफ वाज रियलाइज्ड फ्रॉम द रिमेनिंग डेटर्स, मतलब 8,000 के डेटर्स जो है पूरी तरीके से खत्म हो गए और बाकियों से पूरा पैसा मिल गया। तो अल्टीमेटली हमें नुकसान सिर्फ कितने का हुआ, 8,000 का, ठीक है। सर प्रोविजन का कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अरे भाई उसने बोल दिया ना प्रूव्ड बैड कितने हैं, 8,000, ठीक है। तो प्रोविजन से क्या मतलब है, अब तो फॉर्म बंद ही हो रही है, ठीक है। 52,000 हमें पैसा मिला होगा। प्रोविजन से हमें इसलिए भी कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि प्रोविजन एक आइडिया होता है सिर्फ, ठीक है, और प्रूव्ड बैड मतलब कंफर्म नुकसान हो गया, तो 52,000 हमें पूरा पैसा मिल गया, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर स्कोर, और लाइक कर देना वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, सो दैट उनको भी बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। थैंक यू।